कल तक हम लोग जो पढ़े थे उसका एक छोटा सा रिवीजन कर देते हैं क्योंकि फार्मूला सबको याद होना चाहिए। तो कल हम लोगों ने पढ़ा वायु सेवर्ट का नियम। तो वायु सेवर्ट के नियम में ये बताया गया कि किसी भी प्रकार का धारावाही चालक हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है ये जानना है। अब इसके लिए देखो, इसमें एक अल्पांश लंबाई लेते हैं, एलिमेंट है रियल, और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, यहाँ ये एंगल क्या है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की का जो फार्मूला बनता है डी इक्वल टू, बोलो सब लोग, इसके एप्लीकेशन के में हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक सर्कुलर अगर वायर है इस तरह से, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर कितना होगा ये हम लोग कल पढ़ चुके। इसमें यह इसका रेडियस हम आज मान लेते हैं और इसमें करंट आई होगा। इसका फार्मूला हमें मिल चुका है। वो फार्मूला क्या है जरा बोलो। ठीक है। और अगर फेरों की संख्या n हो तब क्या होगा। तीसरा जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़े हैं, कोई लूप है इस तरह से सर्कुलर लूप, ठीक है, वृत्तीय खंड है, तो इसका यह जो एंगल अल्फा है ये इसका सेंटर है और इसका जो रेडियस है r, तो इस लूप में करंट अगर आई फ्लो कर जाता है तो इस सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, ठीक है ना। ये फार्मूला आप पढ़ चुके थे। इस पर कुछ क्वेश्चन आपको बताए गए थे, कल क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन जो भी दिए गए थे उसमें दो बातों का जानना बहुत जरूरी था। पहला ये सारा फार्मूला, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए आपको दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 बताया गया था। दाएं हाथ के हथेली का नियम, ठीक है ना, जिसमें ये बताया गया कि आप क्या करेंगे, दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि अंगूठे और शेष अंगुलियों के बीच में 90 डिग्री बन जाए। अब अंगूठे को धारा की दिशा में रखना होगा, शेष अंगुलियों को उस बिंदु की तरफ रखना होगा जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है। यह बात क्लियर हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा होगा। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम इसे बता दे रहे हैं। जैसे ये देखिए, हमारे पास एक सीधा वायर है, इसमें करंट आई है। अब इसके इस साइड में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो जो तरीका बताया गया था, सबसे पहले अंगूठे को धारा, अंगूठे को तो हमने धारा की दिशा में कर लिया, लेकिन दूसरी शर्त इसमें क्या है, दूसरी शर्त है कि ये जो अंगुलियां हैं वह उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जहां हमें दिशा ज्ञात करनी है। तो बिंदु इधर है, तो जब हम इसको इधर ले आएंगे, अंगूठा उधर ही है धारा की दिशा में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पर यानी यहाँ बाहर की ओर बनेगा, और बाहर के ब्लैक बोर्ड के तल पर लंबवत ऐसे बाहर की तरफ। और उसके लिए आपको बताया गया उसका नोटेशन ये है, इस डायरेक्शन का नोटेशन क्या है, आगे समझ में। अब अगर हमें यहाँ पर दिशा निकालना है तब क्या होगा, तो फिर से वही कंडीशन, अंगूठे को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, शेष अंगुलियों को उस बिंदु की ओर रखेंगे जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्लियर। तो किधर होगा जल्दी बोलो। और उसके लिए क्रॉस के साथ हम इसको दिखा देंगे। अब समझ में आ गया। तो किसी कोई कंफ्यूजन होगा तो बताएंगे, क्योंकि बिना डायरेक्शन के एक भी सवाल आप नहीं कर पाएंगे। अब आइए, इसके बाद अगर कोई लूप है उसमें करंट फ्लो कर रहा होता क्या, तो आपको बताया गया था कि लूप के सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम कैसे निकालते। इसको ज्ञात करने का जो नियम है वह हथेली का नियम
और अंगूठे का नियम, दोनों अलग अलग नियम है। दाएं हाथ के हथेली का नियम ये हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ये है, ठीक है। यह मैक्सवेल का पेंच नियम, स्क्रू नियम। तो मैक्सवेल के पेंच नियम से भी इसका रिएक्शन निकालते हैं या फिर अंगूठे के नियम से निकालते हैं। अंगूठे का नियम क्या है, जब सर्कुलर वायर होगा वहां पर ये काम करेगा। हम क्या करते हैं, अंगूठे को बाहर निकालते हैं और अंगुलियों को ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं। अंगुलियों को उस दिशा में फोल्ड करते हैं जिधर करंट फ्लो हो रहा होता है। अब समझ में आ गया? तो अंगूठा ही क्या होता है, मैग्नेटिक कन्वेक्शन होता है। तो यहां देखिए धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, तो आप क्या करेंगे, अंगूठे को बाहर निकाला, मान लो ऐसे बाहर निकाल दिए। अब अंगुलियों को मुड़ना है किधर, इधर करंट फ्लो हो रहा। अब क्या करेंगे, ऐसे मुड़, तब कैसे मुड़ना तो ऐसे, तो अब ऐसे तो मुड़ ही नहीं रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको बोलो भी ऐसे करना पड़ेगा। अब देखेंगे, अब आपको मोड़ना ऐसे है, तो आपने ऐसे मोड़ दिया अंगूठे को बाहर, तो डायरेक्शन किधर हुआ, और अगर करंट ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तब ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे उल्टा तो मोड़ नहीं सकते, ऐसे मोड़ेंगे तो किधर गया, ध्यान रखिए। तो समझ में आ गया? ऐसे ही डायरेक्शन हम जाते हैं। और पेच का नियम भी समझ लीजिए। तो स्क्रू आपने देखा ही, तो आपको याद होगा जैसे दीवार में स्क्रू है, जब इसको इधर घुमाते हैं तो स्क्रू किधर जाता है, इधर घुमाने पर अंदर की तरफ का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन है वो अंदर। यहाँ किधर घुमा रहे हैं, घुमा रहे इधर, डायरेक्शन किधर होगा। और जब उसी स्क्रू को उल्टा घुमाते हैं, टिक लाते हैं, निकलता है। तो इसका मतलब साफ है कि जब आप करंट ऐसे है तो इसको उल्टा घुमाने पर ये बाहर निकल रहा है। इस तरह की करंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर। तो डायरेक्शन निकालने का ये तरीका। अब एक आर्टिकल है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, उस पर हम लोग आप लिख लाइए। परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण, परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डेफिनेट लंबाई, डेफिनेट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो जो सीधा कंडक्टर है वह दो तरह का लिया जाए। एक की लंबाई क्या हो, डेफिनेट होगी, निश्चित होगी, परिमित होगी। और एक ऐसा भी हो सकता है जिसकी लंबाई परिमित ना हो। तो फिजिक्स की भाषा में उसे दो नाम से जाना जाता है। एक तो उसे कहा जाता है लंबा रिजरेखीय वायर या तार या चालक, और दूसरा अनंत लंबाई का चालक। इस तरह की एक आर्टिकल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, गाउस थ्योरम के, गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में, और उसी को कूलॉम के नियम से भी निकाला गया। आप देखेंगे कि इस तरह से एक हम ऐसे वायर बना लेते हैं, तो ये क्या हो गया, लंबा रिजरेखीय। इसकी लंबाई क्या मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या है, परिमित लंबाई। इसकी लंबाई कुछ फिक्स है, ठीक है ना। तो एक फिक्स लंबाई का वायर हम लोग लेते हैं ऐसे। एक हमने कंडक्टर ले लिया सीधा, जिसकी लंबाई फिक्स है, ठीक है। तो इसका कोई नाम रख दिया, तो इसका नाम हम रख देते हैं, ठीक। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमें यहाँ निकालना है, यहाँ पे, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, हमें यहाँ पे, ठीक। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से मिला देते हैं, देखिए जरा सा, ये 90 डिग्री एंगल हो गया ना।
और ये पॉइंट P है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान। अब इसके लिए आपको ये तो अच्छी तरह से पता है कि हमें यूज करना है बायो-सेवर्ट का नियम, और बायो-सेवर्ट के नियम के लिए अल्पांश लंबाई का होना आवश्यक है। तो अब यहाँ पर हम एक छोटी सी लंबाई कंसीडर करते हैं। ये देखिए, ये छोटी सी लंबाई को कंसीडर कर लिया, और यह जो लंबाई है वो क्या है? DL है। ये लंबाई है। अब इस लंबाई यानी जो DL है उसके दोनों सिरों को हम इस पॉइंट P से मिला देंगे। अब समझ में आ गया? और ये एंगल हम मानते हैं एक छोटा सा एंगल भी बनेगा। इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं? तो एक छोटा सा लेंथ एक छोटा सा एंगल बनाएगा, तो ये हमने मान लिया ये, और इस एंगल को हम मान लेते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद आप ध्यान देंगे, इसको हमने यहाँ से मिला दिया। अब हम डायरेक्शन क्लियर करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट क्लियर करेंगे इस पॉइंट P का। और अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का दो तरह का लेंथ होता है, एक एंगुलर होता है और एक लीनियर होता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे वायर, इस पॉइंट से इसका एंगुलर लेंथ क्या होगा जान लीजिएगा। ऐसे मिला दिया, इसको मिला दिया, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो इसका क्या है? वो इसका एंगुलर लेंथ। समझ में आया ना? तो ऐसे ही आपने देखा कि इस पॉइंट से यहाँ से इस डायरेक्शन ध्यान दीजिए, और यहाँ से ये जो डायरेक्शन, दोनों अलग अलग। इसको हमने मान लिया π2 और इसको हमने मान लिया। तो इसके जो यम का एंगुलर पोजीशन है P के रिस्पेक्ट में वो क्या है? ϕ1, और N का जो एंगुलर पोजीशन वो क्या है? ये एंगुलर पोजीशन दिखाया जा रहा है इसे, क्योंकि पोजीशन भी दो तरह से दिखा सकते हैं, एक लीनियर पोजीशन होता है और एक एंगुलर पोजीशन। तो इस तरह से दिखा लिया। अब समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है? और ये एंगल हमने मान रखा है थीटा। अब कौन सा एंगल है अभी आप देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ये एंगल हमने मान लिया। अब इसका कोई नाम रखा, इसका नाम क्या रखा जाए? ये तो हमने यहाँ ले ही दिया है ना, तो इसका नाम रख दिया जाए स्मॉल a। समझे ना? स्मॉल क्यों रखा गया? क्योंकि कैपिटल AB लिखा जाएगा, इसे थोड़ा ध्यान दिया जाता है। कैपिटल AB जब लिखा जाएगा तो B कैपिटल आएगा कि नहीं उसमें, और B को मैग्नेटिक फील्ड से भी दिखा रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं? इसलिए हमने क्या किया, इसको ले लिया स्मॉल a, और इसको कोई और पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? इसको क्या ले लेते हैं? स्मॉल c ले लीजिए, ठीक है? या भाई ये अपने मर्जी पर है, जो चाहे आप मान सकते हैं। बस ऐसी चीजों पे ध्यान रखना है जो पहले से यहाँ पे यूज होंगे फार्मूले में, वो उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे यमेन मान लिया था, ठीक है? अब यहाँ हम ए भी नहीं मान सकते क्योंकि बी आ रहा है, बाकी आप बात देख के अपने से कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको हम और भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये देखो, ये आर मान सकते हैं, यस मान सकते हैं, एल मान सकते हैं, और ये कोई फिक्स नहीं है, जो चाहे आप अपने मर्जी से काम कर सकते हैं। अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो मूल है उसको ध्यान में रखना है, क्या क्या करना है अभी हम आपको बताते जा रहे हैं। देखते हैं, तो पहले हमें ये डायग्राम तैयार करना है। तो डायग्राम हमने क्यों तैयार किया, कैसे तैयार किया, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये हमें चाहिए था एक अल्पांश लंबाई, उसको बनाया। अल्पांश लंबाई का जो एंगुलर लेंथ है उसे यहाँ हमने लिखा है। ये चालक परिमित लंबाई का है, तो इसका लीनियर पोजीशन और एंगुलर पोजीशन भी होगा। तो यहाँ से इस सिरे का एंगुलर पोजीशन ϕ1 है, और इस सिरे का एंगुलर पोजीशन क्या है? एंगुलर पोजीशन दिखा दिया। इसके बाद इसका एंगुलर पोजीशन जहां पर ये लेंथ है dl, उसका एंगुलर पोजीशन क्या है? ϕ है, और ये जो डिस्टेंस है ध्यान से समझिएगा, यह जो डिस्टेंस है वो r है। कौन सा? यहाँ से लेके
और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मान लिया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको हमने क्या माना, ए माना है। और इसको कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं एम एन। वो कौन सा पॉइंट है? तो उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा से लंब, वो रेखा जो है उस बिंदु से जहाँ लंब रेखा जहाँ पर उस जो कंडक्टर है उसको जहाँ पे मिलती है वह पॉइंट है वो, यानी लंबवत रेखा जहाँ पे मिलती है वो पॉइंट हो। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है कि इस पर बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे आपको। एक तो ऐसे लंबवत मिलेगा आपको दूरी पर, इसी फार्मूले से उसे भी निकाला जाएगा। अब एक कहीं ऐसे दे देगा ना, ऐसे बनाएगा, कंपटीशन वगैरह सवाल आएगा, यहाँ लिखेगा 1 मीटर की दूरी है, यहाँ पे पॉइंट पी है, इसमें करंट कुछ भी दे दिया, 2 एम्पियर या कुछ भी दे दिया करंट, आया समझ में, कुछ भी करंट दे दिया। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का मान पूछ लेगा। अब आप ध्यान से देखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फार्मूला यहाँ मिलेगा इस ए के फॉर्म में मिलेगा। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ए के फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ से इसको मिला दिया। आ रहा तो समझ में नहीं आ रहा? और इसका लेंथ अगर हमें मालूम है तो ये आसानी से हम और फार्मूले में रखेंगे सामने, ये तरीका। तो अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको समझ लेना है तब बात करना है। तो इसमें सबसे पहले डायग्राम को स्पष्ट रूप से जानना है। तो डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं? डायग्राम क्लियर हो गया सबको, क्योंकि डायग्राम ही सबसे पहले जरूरी है। और क्यों ऐसा बनाया गया वो हमने डिस्क्राइब एक बार किया, लेकिन अभी जब आर्टिकल हम शुरू करेंगे तो और भी क्लियर होता जाएगा कि इस डायग्राम की क्या जरूरत थी। चलिए पहले आप लिख जाइए, माना परिमित लंबाई का सीधा चालक, सीधा धारावाही चालक यमेन है। परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक यमेन है, जिसमें प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, जिसमें प्रवाहित धारा स्मॉल आई है। प्रवाहित धारा क्लियर हो गया? अब इसके बाद आगे लिखिए, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश लंबाई डीएल के कारण, अल्पांश लंबाई डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश लंबाई डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको खूब अच्छी तरह से देखना है, समझना है। सबसे पहले सभी लोग बायो-सेवर्ट का नियम बोलेंगे। चलो बोलो जल्दी से। ठीक है, पूरा ये फार्मूला आपका है और सभी लोग बोलो, ठीक है। इसमें सरल